दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फ़िक्शन पे आधारित नहीं है। एक्चुअली ये एक पर्सन है जिनसे पर्सनली मिलकर मैंने ये स्टोरी सुनी और ये उनके जीवन की एक सच्ची घटना है, जो मैं अपने स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों तक बाँटना चाहता हूँ। और इस स्टोरी के अंदर मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आज भी वो एक सीक्रेट सर्विस में कार्यबद्ध हैं। आशा करता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। मुझे सारे ऑर्डर रात वाले ही मिलते थे। मैं मना भी नहीं करता था, क्योंकि रात के ऑर्डर में कमीशन ज़्यादा मिलती थी। दरअसल मैं एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में रिपेयरिंग का काम करता था। लोग उन कंपनियों के स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते और ख़राबी हो जाने पर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते थे। कंपनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पूछ लेते थे कि वह किस समय घर पर हैं। कुछ लोग के पास दिन में टाइम नहीं होता, इसलिए वह रात वाली सर्विस मांगते थे। हर कोई रात वाली शिफ्ट के लिए हाँ नहीं कहता, मगर मैं हाँ कह देता था, क्योंकि मैं इस शहर में अकेला रहता था और मेरा परिवार गांव में बसा हुआ था। भैया भाभी शहर में रहते थे, पर मेरे साथ नहीं रहते थे। घर का किराया देना होता था और माँ बाप को पैसे भी भेजने होते थे। ऐसे में मुझे लगता था कि मैं जितना कमाऊं उतना कम है। मेरा तो मन था कि मैं अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिकल्स दुकान खोलूं, और मुझे यकीन भी था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। फिर भी अपनी पसंद की गांव की गोरी से शादी करूंगा और परिवार बसाऊंगा। बस इसी चक्कर में रात दिन पैसा कमाकर जोड़ने में लगा रहता था। पहली बार किसी ने रात 10 बजे की सर्विस मांगी तो कंपनी वालों ने मुझे जल्दी से फ़ोन कर दिया। मैंने एड्रेस पूछा और अपना बैग उठाकर अपनी बाइक पर निकल पड़ा। बिल्डिंग के नीचे आने पर मैंने गार्ड को अपने बारे में बताया और उनसे लिफ्ट से 10th फ्लोर पर जाने के लिए कहा, जो कि थोड़ी देर में उस फ्लैट के सामने था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने उस नंबर पर कॉल किया जो मुझे कंपनी वालों ने दिया था। मेरे फ़ोन की बेल बजाते ही दरवाज़ा खुल गया और मैंने झटके से फ़ोन काट दिया। मैंने देखा एक आदमी 45 से 47 साल का है। उसने मुझे अंदर बुलाकर कहा, ठीक से सर्विस करना, वरना कल तुम्हारे स्टोर पर इस कबाड़ को फेंक जाऊंगा। उससे शराब की गंध आ रही थी। मैं समझ गया कि उसने शराब पी रखी है। मैंने उसे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और होम थिएटर ठीक करने लगा। घर में उसके अलावा एक लड़की भी थी जो मुश्किल से 22-23 साल की होगी। उसने मुझसे पानी पूछा और मैंने मना नहीं किया। वह पानी रखकर जाने को हुई तो तभी उस आदमी ने आवाज़ लगाई और वह कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दोनों की लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने काम करने की स्पीड बढ़ा दी, मगर एक चीख और रोने की आवाज़ के साथ मेरा ध्यान उधर चला गया। कुछ मिनट बाद लड़की बाहर रोती हुई निकली। उसके हाथ में बैग था। वह तेज कदमों से लिफ्ट से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वह आदमी लहूलुहान ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने अभी अपना बैग उठाया और वहाँ से भागा। जब तक घर नहीं पहुँच गया तब तक सांस नहीं ली। घर पहुंचकर मैंने कंपनी को सर्विस कैंसिल होने का मैसेज कर दिया। सारी रात नींद नहीं आई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि वह आदमी ठीक हो, मगर होनी तो हो चुकी थी।
अखबार में उसके कत्ल की खबर पढ़कर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे पता चल गया कि मैं किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। मैंने कंपनी छोड़ दी, किराए का मकान खाली किया और वापसी अपने गांव आ गया। 2 महीने तक गांव रहा, फिर एक दिन हिम्मत करके शहर वापसी गया। किसी दुकान में काम मिला ही था कि एक दिन पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। मुझे बहुत मारा गया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, पर जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती, पुलिस मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार 1 साल बाद जेल में रहने के बाद मैं बाहर निकल ही आया। बाहर आकर सब कुछ बदल चुका था। अब कोई दोस्त नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी और कोई सपने हवा हो गए थे और सब सपने हवा हो गए थे। बाबा की जमा पूंजी के पैसे मुझे छुड़ाने में लग गए। वापस गांव जाकर मुझे लोगों की गालियां झेलनी पड़ी। कभी लगा कि आत्महत्या कर लो, पर अपने बूढ़े माँ बाप का मुंह देखा तो मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। दिन बीतते गए, मुझे ज़बरदस्त डिप्रेशन हो गया था। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया और उसने मुझे नौकरी देने के लिए शहर बुलाया। स्टेशन पर पहुंचा ही था कि मुझे वहीं से उठा लिया गया। मेरा अपहरण हो चुका था। मुझे शहर से दूर एक बंद मकान में लाया गया। कुछ लोगों ने पहले मुझे बहुत मारा और फिर एक आदमी मेरे सामने आया जो शायद उनका बॉस था और उसके हाथ वो फ्लैट वाली लड़की भी थी। मैं समझ गया कि कहानी क्या है। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ महीनों में उनके साथ रहा। वह लोग मुझे बहुत मारते थे और मुझसे अपना काम भी करवाते थे। एक रात तो मेरा ज़बरदस्ती शोषण भी किया गया। मैंने सोच लिया कि अब इनकी बंदूक से ही जीवन ख़त्म कर लूँगा। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा। जिस दिन मैंने खुद को ख़त्म करने की सोची, उस दिन उन लोगों की आपस में मुठभेड़ हो गई। मैंने मौका देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो लोग भागने को हुए। अगर मैंने मरने का नाटक ना किया होता तो वे मुझे भी अपने साथ ले जाते और मार डालते। पुलिस पहुंची और उन्होंने सबको पकड़ लिया। वो लड़की भी पकड़ी गई। पुलिस मुझे भी अपने साथ ले गई। पूछताछ करने पर पता लगा कि वे ड्रग्स का धंधा करते थे। वो आदमी उनका डीलर था। वह लड़की को कोलकाता से खरीद कर लाया था। वह उससे बहुत दुखी थी। पैसे की बात पर लड़ाई हुई और उसने उसको मार दिया। ये मुझे भी कभी ना कभी मार डालते। पुलिस ने मुझे 1-2 महीने रखा और फिर सरकारी गवाह बनने का कहकर छोड़ दिया। मेरे भाई भाभी ने मुझसे कोई नाता नहीं रखा। मेरी माँ मेरे गायब होने के सदमे से गुजर गई। पिता ने ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दिए ताकि कुछ नया शुरू कर सकूं। मैंने शहर से दूर हाईवे के किनारे पर अपनी रिपेयरिंग की शॉप खोल ली। यहाँ मैं कितने अपराध होते देखता। मुझे अपने इसी कत्ल वाले केस के लिए हर तारीख को कोर्ट पहुँचना होता था। मैं कई बार हाईवे पर होने वाले अपराधों के बारे में पुलिस को बताया करता था। धीरे धीरे पुलिस का ट्रिगर बन गया, जिसे आम भाषा में खबरी कहते हैं। मेरी ज़िंदगी इसी तरह बीत रही थी और मुझे कदम कदम पर आजमा भी रही थी। अपराधियों को पकड़वाने के कारण कई धमकी भरे फ़ोन मुझे आते और मैं पुलिस का सहारा लेकर उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाता रहता।
मुझे पुलिस विभाग से ट्रेनिंग मिले और फिर ट्रेनिंग के बाद स्पेशल सेल में डालने की सिफारिश एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर द्वारा की गई। पूरे 2 साल बाद मैं पुलिस की स्पेशल स्क्वाड टीम का हिस्सा बन गया। अब मैं ड्रग्स माफिया से जुड़े अपराधियों को पकड़वाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मुझे आज भी ये इस बात समझ में नहीं आती थी कि मैं उस रात को अपनी ज़िंदगी की सबसे काली रात मानो या फिर एक ऐसी रात जिसके बाद सुबह होती है तो रात का अंधेरा याद नहीं रहता। ज़िंदगी कब किसको किस मोड़ पर क्या दे दे या फिर उससे क्या छीन ले, वह राज वक्त के गृह में छिपा रहता है और हमेशा छिपा रहेगा। और पर अब मुझसे एक तब्दीली और आ गई है कि अब मैं कुछ नहीं सोचता, बस वर्तमान में जीने की जद्दोजहद ही मेरा मकसद है।